गलती किसी की भी हो लेकिन पहला हमेशा पाकिस्तान जाता है। ऐसा आखिरकार क्यों हो जाता है दोस्तों? डायरेक्ट कह दिया कि भैया ऐसा है, तुम्हें जितनी भी मदद देते थे हम अब से एक ढेले की मदद नहीं करने वाले हैं, क्योंकि साले तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुम्हारी मदद की जाए। 2 मिनट दोस्तों आप इनसे प्यार से बात कर लो, तीसरे मिनट ये कटोरा लेकर के सामने आ जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे भीख मांगने के लिए। तो पाकिस्तान हमेशा यही करता था कि बार बार गया भीख मांग ली। अबे भाई पहली बात तो ये इंडियन ओशियन एक ओशियन का नाम है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा इंडियन ओशियन इंडिया के अंदर आता और इंडिया ने पूरा ठेका ले रखा उसका। भाई तेरी माँ तुझे बचपन में पीटती नहीं थी क्या? अगर पीटा होता या फिर टाइमली एक थप्पड़ ढंग से लगा दिया तो शायद भाई आज तेरी ये हालत ना हो। पाकिस्तान कह रहा है कि हम बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं इस वॉर को। भाई तुम कुछ मॉनिटर नहीं कर रहे, तुम बस केवल ये देख रहे हो कि कब तक तुम अपनी बचा सकते हो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं एसपी अभिलाष और आप देख रहे हैं द जियोपॉलिटिकल डेस्क। दोस्तों रमजान के महीने की एक बहुत बड़ी खासियत है और ये खासियत ये है कि इस महीने के अंदर इसको इतना पाक माना गया है कि लोग अपनी दुश्मनियां भुला करके सारी चीजें दोस्ती में बदल लेते हैं, या फिर अगर कोई दुश्मनी होती है तो उसे कुछ टाइम के लिए उठा के रख देते हैं। लेकिन वहीं पे इस बार का रमजान कुछ ऐसा आया है जहां पे पूरी दुनिया के जितने भी नियम और जितने भी कायदे थे या जितनी सुनी सुनाई कहानियां थी वो सारी की सारी पलट गई हैं। दोस्तों मुझे लगता है मॉडर्न वर्ल्ड का ये पहला ऐसा रमजान है जहां पे मुस्लिम नेशंस के अंदर ही इतनी ज्यादा ब्रुटैलिटी देखी जा रही है। ईरान वॉर के अंदर अब प्लेयर दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। पहले केवल 3 देशों से शुरू हुई ये जंग अब बहुत ज्यादा देशों में फैल गई है और वहीं पे नई घोषणाएं आ चुकी हैं। दोस्तों फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले ना आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों युद्ध ईरान, इजराइल और यूएसए का हो रहा है, लेकिन इस बीच में पिस सारे के सारे मिडिल ईस्ट के देश रहे और खासकर सबसे बड़ा झटका पहुंचा है सऊदी अरेबिया को। सऊदी अरेबिया की रिफाइनरी, जो पूरे विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी थी, उसके ऊपर मिसाइल दाग दिए गए ईरान की तरफ से और उसको क्षतिग्रस्त कर दिया। अब ये गुस्सा जो है सऊदी अरेबिया का, ये फटना तो था, पर इस तरीके से फट जाएगा ये जिंदगी में कभी पाकिस्तान ने सोचा नहीं होगा। जी हाँ, मुझे पता नहीं, एक चीज समझ नहीं आती, किस्सा कुछ भी हो, कहानी कुछ भी हो, गलती किसी की भी हो, लेकिन पहला हमेशा पाकिस्तान जाता है। ऐसा आखिरकार क्यों हो जाता है दोस्तों तो फिर से पाकिस्तान की पिलाई कर दी है सऊदी अरेबिया ने और सऊदी अरेबिया ने डायरेक्ट कह दिया कि भैया ऐसा है, तुम्हें जितनी भी मदद देते थे हम अब से एक ढेले की मदद नहीं करने वाले हैं, क्योंकि साले तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुम्हारी मदद की जाए। तुम एकदम ही नकारा, निखट्टू और एकदम ही गलीज किस्म की श्रेणी के लोग हो और तुम्हारी हम किसी सूरत में मदद नहीं करेंगे। हमारे देश वाले तुम्हारी तरह हराम का नहीं कमाते, इसलिए हम अपने देश वालों की मेहनत की कमाई को तुम्हारे ऊपर नहीं लुटा सकते। क्लियर ये शब्द कह दिया, मतलब सीधा गेट पे खड़ा किया गया है और आसिम मुनीर के पीछे लात मार दी गई है मोहम्मद बिन सलमान द्वारा। दोस्तों सऊदी अरेबिया का बयान आया और इससे पाकिस्तान में ना इतनी कुना मच गई है, पाकिस्तान के कलेजे पे सांप लौटने शुरू हो गए। और लौटे भी क्यों ना, क्योंकि सऊदी अरेबिया एक लौता ऐसा देश था यूएई के बाद जो उनकी पैसे में मदद कर रहा था। अब सऊदी अरेबिया ने सारी की सारी मदद कैंसिल कर दी, मतलब पाकिस्तान फिर से नंगा हो गया। दोस्तों आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लियर मेंशन किया हुआ मैंने कि सऊदी ऑफिशियल्स रिपोर्टेडली सिग्नल दैट फ्यूचर फाइनेंशियल एड टू द पाकिस्तान विल कम विद अ रिस्ट्रिक्ट कंडीशन। मतलब जितनी भी पाकिस्तान को एड दी जाती थी वो अब तक बहुत ज्यादा लीनियंसी पे चल रही थी, लेकिन अब ये बिल्कुल खत्म कर दिया गया। क्लियर बोल दिया कि भैया इंटेंट दिखाओगे चेंज का तो ही पैसा मिलेगा, वरना भूल जाओ। दोस्तों इन्होंने बोला है कि पाकिस्तान विल हैव टू शो प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म्स बिफोर रिसीविंग द फंड, मतलब पैसा बाद में देंगे, पहले तुम बदलाव करके दिखाओ। और ये मुझे लगता है ये सबसे बड़ा पेंच है इस चीज के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान में बदलाव तो होता ही नहीं है। बदलाव के नाम पे वो केवल देश बदलते हैं और वो भी उनके जनरल देश बदलते हैं। वो अपना देश छोड़ करके दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं, वहीं मकान खरीद लेते हैं। यही बदलाव है पाकिस्तान का, इससे ज्यादा वहां कुछ बदलाव नहीं होता भैया। सिंपल भाषा में आपको दोस्तों बता देता हूँ कि रियाद ने जो उनको बेल आउट पैकेज दिया हुआ था वो पहले ना मतलब नॉर्मल अनकंडीशनल था। अब वो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स पे कि भैया परफॉर्म करके दिखाओगे तो कुछ मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। फ्री की रेवड़ियां बांटनी बिल्कुल बंद कर दी। अब इससे सबसे बड़ा धक्का पहुंचा है फौज को और पॉलिटिकल लीड को। देखो वहां का आम आदमी तो पहले भी कुछ नहीं कर रहा था, अभी भी कुछ नहीं कर रहा, उस पर तो कोई 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वहां पे जो फौज है, फौज तो करती थी ना भाई, फौज पागल बनाती थी अपने लोगों का। अब वो पागल बना करके ही तो सारी चीजें करते थे। कभी पागल बनाने के नाम पे भाई कभी डायपर पे जीएसटी लगा देते थे, कभी सुई पे जीएसटी लगा दिया, कि हाँ तक कि कॉन्डम पे जीएसटी लगा दिया भैया इन्होंने, और फिर उसके बाद में कॉन्डम पे जीएसटी हटा दिया। पर दोस्तों सबसे मजाक की बात तो ये कि पाकिस्तान में कॉन्डम बिक रहे हैं, जहां पे जिस देश के अंदर परिवार नियोजन अलाउड नहीं है क्योंकि इस्लाम में मना किया गया है, उस देश के अंदर ये कॉन्डम बेच रहे हैं। क्यों? क्योंकि भैया पैसा कमाना है, सीधी सी बात है। कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान से फ्रस्ट्रेटेड बैठा है। अब सऊदी अरेबिया पाकिस्तान से फ्रस्ट्रेशन में क्यों बैठा हुआ है? तो भैया पाकिस्तान है वो, पाकिस्तान से अगर आप फ्रस्ट्रेट नहीं होगे, पाकिस्तान से गुस्सा नहीं होगे, पाकिस्तान से दुश्मनी नहीं करोगे, तो क्या इनसे लाड़ लड़ाओगे? ये है इस लायक कि इनसे प्यार से बात करी जाए। 2 मिनट दोस्तों आप इनसे प्यार से बात कर लो, तीसरे मिनट ये कटोरा लेकर के सामने आ जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे भीख मांगने के लिए। तो पाकिस्तान हमेशा यही करता था कि बार बार गया भीख मांग ली, बार गया एक
तो पाकिस्तान हर बार दोस्तों यही करता था, एक बार गया भीख मांग ली, दूसरी बार गया भीख मांग ली, तीसरी बार गया भीख मांग ली, चौथी बार गया भीख मांग ली। अरे इन्होंने कह दिया भैया बस कल कितना भीख मांगेगा, तू बार बार आके कहता है कि सर मुझे ये सुधारना है वो सुधारना है, ये दे दो वो दे दो, हम दे देते हैं, तुम सुधारते कुछ हो नहीं, सुधारता तुम्हारे यहाँ धेला नहीं है। और उसके ऊपर से इन्होंने यूएई से भी कांटेक्ट करने की कोशिश करी, सऊदी अरेबिया को भी मैनेज करने की कोशिश करी, डोनाल्ड ट्रंप को भी मैनेज करने की कोशिश करी और शी जिनपिंग को भी मैनेज करने की कोशिश करी। उसके अलावा सऊदी अरेबिया ने इनसे कहा था कि भैया अपने न्यूक्लियर आर्सेनल हमें दो। यहाँ पे दोस्तों ना मैं एक चीज बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट हुआ था। अब यहाँ पे जो मेन बात बता रहा हूँ ना उसको समझने की कोशिश करना कि सऊदी अरेबिया फ्रस्ट्रेशन में बैठा क्यों है। दरअसल डिफेंस पैक्ट तो हो गया इनको टेक्निकली, जब सऊदी अरेबिया के ऊपर अटैक हुआ, ईरान ने अटैक किया तो इनको ईरान पर अटैक करना था। सऊदी अरेबिया की तरफ से जो डिफेंस पैक्ट हुआ था वो तो यही कहता है कि भैया तुम्हें अटैक करना था। अब जब पाकिस्तान पर अफगानिस्तान ने अटैक किया, सऊदी अरेबिया अगर उसका रिस्पांस नहीं करता है, उसको इग्नोर करता है, तो वो कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान उस कंडीशन में नहीं बैठा जिस कंडीशन में सऊदी अरेबिया बैठा है। सऊदी अरेबिया के पास पैसा है, सऊदी अरेबिया के पास वसाइल है, और सऊदी अरेबिया एक प्रोग्रेसिव इकोनॉमी है, और सऊदी अरेबिया इनको भीख डालता है, इनको हड्डी डालता है, और ये कुत्ते की तरह आकर के वो हड्डी उठाते हैं। अब भैया जब तक ये हड्डी उठा रहे थे तब तक तो ठीक था, लेकिन दोस्तों अब इन्होंने हड्डी तो उठा ली लेकिन पूंछ नहीं लाई। जब सऊदी अरेबिया के ऊपर ईरान की तरफ से अटैक हुआ तो टेक्निकली इनको जाकर के ईरान के ऊपर अटैक करना था, इनको जाकर के सऊदी अरेबिया का साथ देना था। सऊदी अरेबिया ने जाकर के इनको बोला कि भाई तुम हमें ट्रूप्स दो और हमारे यहाँ पे एयर डिफेंस सिस्टम भेजो। इन्होंने भैया उसमें डिले कर, पाकिस्तानियों की आदत है ना, आपने देखा होगा ट्रंप के साथ भी ऊँ करते रहते हैं, और भैया इनके बस की होता कुछ नहीं है। मोहम्मद बिन सलमान इस टाइम पे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड बैठा है इन सारे रीजंस की वजह से, तो इसलिए ये सऊदी अरेबिया का आपको देखने के लिए स्टैंड मिल रहा है। आने वाले टाइम में दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ आगे, और दोस्तों मैं एक चीज और बता देता हूँ, आने वाले टाइम में आप नोट करके रख लो, ये और ज्यादा भयंकर होने वाला है। पाकिस्तान की रिलाई होने वाली है बहुत गंदी वाली। मुझे तो ये भी डर है कि कहीं ईरान एक दो गोले इनके ऊपर ना छोड़ दे, फिर क्या करेंगे ये। एक तरह से तो अफगानिस्तान से पिट ही रहे हैं, दूसरी तरफ से इन्हें भारत का खौफ खाया जा रहा है, और अगर तीसरी तरफ से ईरान ने कुछ कर दिया तो भैया इनकी पतलून गीली और पीली दोनों हो जाएगी। तो आपने पिछले कुछ दिनों में ना एक खबर सुनी होगी कि ईरान का ना एक शिप डूब गया है, और उसका ब्लेम ना पूरा इंडिया के ऊपर डालने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तानी प्रोपागेंडा कर रहे हैं, इंडिया का जो मिनी पाकिस्तान इंडिया में बैठा हुआ है वो भी प्रोपागेंडा कर रहा है। हाफ फ्रंट की बात कर रहा हूँ मैं अपने, उसकी जो यहाँ पे बैठे हुए हर चीज में प्रोपागेंडा ढूंढ लेते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। एग्जैक्टली आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों एग्जैक्टली हुआ क्या, अब ये बात समझ लो आप। ये लोग जितनी बकवास कर रहे हैं इसको ना एकदम उठा करके ऐसे फोल्ड करके बत्ती बना करके या तो इनकी में दे दो या फिर कूड़े में फेंक देना, क्योंकि ये लोग बिल्कुल कोरी बकवास कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली क्या हुआ। ये जो आयरिस शिप था इनका, आयरिस डीना, भाई ये शिप आया था इंडिया एक नेवल एक्सरसाइज में सम्मिलित होने के लिए। इन्होंने एक्सरसाइज करी, उसके बाद ये वापस जा रहे थे तो इन्होंने इंडियन वाटर्स को क्लियर किया, फिर उसके बाद श्रीलंकन वाटर्स में गए, श्रीलंकन वाटर को क्लियर किया, फिर उसके बाद ये इंटरनेशनल वाटर में, और वहां जाकर के यूएसए का सबमरीन था एक, वो उसका इंतजार कर रहा था, और वहां जाकर के उसने उसको टॉर्पीडो कर दिया, वो सिंक हो गया। इसके अंदर लगभग 180 सेलर्स इसके ऊपर तैनात थे। मोस्ट लाइकली वो ईरान के सोल्जर्स थे जो इसके साथ ही हलाक हो गए, एक तरीके से बोल सकते हैं। थोड़ा दुखद है, लेकिन वॉर सिचुएशन है, वॉर सिचुएशन में ऐसा होता है। और भाई आप यूएसए से compete कर रहे हो, आप ये भी देखो। दोस्तों आप एक बात समझो, क्या यूएसए को पता नहीं था कि जब ये ट्रेनिंग चल रही थी, जब ईरान का शिप यहाँ आया था, क्या यूएसए के पास इस चीज की इंटेल नहीं थी? ऑब्वियसली यूएसए के पास इस चीज की इंटेल थी, और यूएसए ने इस चीज को ट्रैक किया। उनको पता था, जब से युद्ध शुरू नहीं हुआ था ना, उनको तब से पता था कि भाई ये शिप वहां जाएगा, वहां पे एक्सरसाइज करेगा और फिर वापस आएगा, और कैसे इसको टेक केयर करना और कैसे इसको हैंडल करना। और यहाँ पे बैठे हुए कुछ बेवकूफ लोग, मतलब बहुत ही, या तो दोस्तों मैं ये बोलूंगा कि उन्होंने जरूरत से ज्यादा दिमाग पा लिया और अब उनसे ना उनकी समझदारी संभल नहीं रही है, तो हर जगह ना मतलब कुछ भी जाकर के वर्बल डायरिया कर दे रहे हैं। सिंपल सी भाषा में आपको बताता हूँ, इन लोगों ने बकवास करी कि भैया वो शिप तो इंडियन ओशन में गिरा है, इंडियन ओशन में गिरा है तो इंडिया की जिम्मेदारी है, पीएम कुछ बोल नहीं रहा। अबे भाई पहली बात तो ये इंडियन ओशन एक ओशन का नाम है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा इंडियन ओशन इंडिया के अंदर आता है और इंडिया ने पूरा ठेका ले रखा उसका। तो भाई एक बात समझ लो, जितने भी यहाँ पे ये इन्फ्लुएंसर बने घूम रहे हैं ना, और जितने भी यहाँ पे पॉलिटिकल एलीट के जितने भी लोग हैं जो अपने आप को बहुत ही ज्यादा समझदार समझते हैं, भाई तुम समझदार नहीं हो, तुम हो इंपॉर्टेंट नलायक, और तुमने नलायकी ही करी है ये बात बोल करके। पहली बात तो तुम्हें इतना नहीं पता कि ज्योग्राफी होती क्या चीज है। अबे पढ़ लेते भाई, तेरी माँ तुझे बचपन में पीटती नहीं थी क्या? अगर पीटा होता या फिर टाइमली एक थप्पड़ ढंग से लगा दिया होता तो शायद भाई आज तेरी ये हालत ना होती। एक दूसरी तरफ वो जर्मन शेफर्ड आकर के बकवास करता रहता है, मतलब भाई बहुत ही बुरा हाल है यार, सच बता रहा हूँ। ये जितने भी लेफ्ट के इन्फ्लुएंसर्स हैं इनका बिल्कुल ही बेड़ा गर्क है। पहले तो इनका केवल दिमाग चला हुआ था,
अब तो ये वर्बल डायरिया करने लग गए हैं, 10 तौर लग गए। बताओ, मुझे तो दोस्तों समझ नहीं आ रहा इन लोगों को करा क्या जाए। आप लोग ही बता दो, अगर आप लोगों पे कुछ सोल्यूशन है तो कमेंट में बता देना, क्योंकि मुझे तो लगता तो है नहीं कि भाई ये तो बहुत ही खतरनाक बीमारी है, ये तो ठीक भी होने से रही। अच्छा, अब दोस्तों ईरान वॉर के बारे में ना एक चीज और बताता हूँ। ईरान की वॉर है, ये बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई हो रही है, इसमें मल्टीपल प्लेयर्स अब जुड़ते जा रहे हैं। पहले आपको पता है दोस्तों, ये वॉर शुरू हुई थी ईरान से, जिसमें इजराइल और यूएसए एक तरफ थे और ईरान एक तरफ था। फिर उसके बाद ईरान ने अटैक करने शुरू किए मल्टीपल कंट्रीज पे। तो मल्टीपल कंट्रीज पहले केवल डिफेंडिंग मोड पे थी, अब कुछ कंट्रीज अटैकिंग मोड पे भी आ गई है। तो पहली बात तो ये सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, कुवैत और आपका सबसे बड़ा इराक, जहाँ पे इनका यूएस का सबसे बड़ा बेस हुआ करता था, जहाँ पे इनका लिटरली $4 बिलियन का जो इनका रेडार था उसके ऊपर अटैक कर दिया था ईरानियों ने। तो भाई ये सारी कंट्रीज अब इसके अंदर आ चुकी हैं, अब इस वॉर के अंदर। लेकिन हर दिन अब नई कंट्रीज जुड़ रही हैं। यहाँ पे कुछ दिन पहले साइप्रस जुड़ी थी, साइप्रस के बाद अब कनाडा बोल रहा है कि वी माइट ऑल्सो कम इनटू द वॉर एंड सपोर्ट यूएस एंड ईरान। और दूसरी तरफ दोस्तों जो खबर आई है कि ईरान की तरफ से अब यमन भी वॉर ज्वाइन कर लेगा। मतलब दो कंट्रीज जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बिल्कुल पास है, गल्फ सी के पास में है, वो दोनों अब वॉर में एक साथ देंगी। मतलब सऊदी अरेबिया का जो पड़ोसी है यमन, जिसको सऊदी अरेबिया बहुत अच्छे से काउंटर करने की कोशिश करता रहा है, क्योंकि वहां पे ईरान के प्रॉक्सीज रहे हैं जिन्होंने नाक में दम कर रखा था सऊदी की। अब वो कंट्री भी वॉर में घुसने वाली है, तो मतलब यहाँ पे सऊदी की पिलने वाली है। और बहुत ज्यादा दिक्कत ये है कि दोस्तों इनका ना एयर डिफेंस डिप्लीट हो चुका है। यहाँ पे एयर डिफेंस का डिप्लीट होने का मतलब ये है कि भाई इनकी सुरक्षा की लेयर खत्म हो गई है। और अगर दोस्तों एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ ना कि मतलब यमन भी आ गया और ईरान एक तरफ हुए और बाकी सारे तो एक तरफ हो गए, तो आप एक बात समझ लेना, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़ी अनस्टेबिलिटी आने वाली है। ये न्योता है एक बहुत बड़ी अनस्टेबिलिटी को। आप एक बात समझ लो, ईरान और यमन अगर अटैक हुए तो यहाँ से सऊदी पिलेगा और वहाँ से ईरान पिलेगा। भले ही इसके बाद में रिटेलिएट करते रहे, पर अगर यहाँ पे वॉर शुरू हो गई तो पूरा का पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और इंडियन ओशन बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। जितनी भी हमारी ट्रेड हुआ करती है वर्ल्ड वाइड, और मैं जब ट्रेड की बात कर रहा हूँ तो केवल इंडिया को काउंट नहीं कर रहा हूँ, मैं वर्ल्ड वाइड ट्रेड की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे सबसे बड़ा संकट वर्ल्ड वाइड ट्रेड पे आने वाला है। तो हर चीज़ों के दाम बढ़ेंगे, क्योंकि जब भैया ट्रेड ही नहीं हो पाएगी तो चीज़ें आएंगी जाएंगी कैसे। और इंडिया तो खैर कंज्यूमर गुड्स को बाहर बेचता ज़्यादा रहा है, मतलब हमारा जितना सकल घरेलू उत्पाद है वो यहाँ पे खपत होती है उसकी, लेकिन हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट भी करते हैं। जब हम बाहर ही नहीं बेच पाएंगे तो इंडिया में भी पैसे की और फॉरेन एक्सचेंज की कमी आएगी थोड़ी सी, क्योंकि भाई बिजनेस तो लूज कर ही रहे हैं ना। प्लस उसके अलावा हमने ऑयल के अपने डिफरेंट डायरेक्शंस देखने पड़ेंगे। यही देखते हुए हमने ऑलरेडी रशिया से दोबारा से ऑयल की सप्लाई रिज्यूम कर ली है, क्योंकि आपका जो सऊदी का ऑयल था वो अटक गया, कतर की जो गैस थी वो अटक गया, आपका इराक से कुछ नहीं आ सकता, आपका बहरीन से कुछ नहीं आ सकता। तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो सिचुएशन बन रही है वो आने वाले टाइम में किसी भी तरीके से बहुत ईज आउट होती तो नहीं दिख रही। और दूसरी चीज़ ये कि अब ये और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। यहाँ पे ना ये जो स्पेयर है वॉर का दोस्तों ये बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। पर दोस्तों अगर वॉर का स्पेयर बढ़ा और उसमें पाकिस्तान काउंट ना हो तो क्या धेले की वॉर हुई। सीधी सी बात दोस्तों ये है कि धमाका कहीं पे भी हो पर फट पाकिस्तान की जाती है। और एग्जैक्टली इस बार भी वैसा ही हुआ है कि पाकिस्तान कह रहा है कि हम बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं इस वॉर को। भाई तुम कुछ मॉनिटर नहीं कर रहे, तुम बस केवल ये देख रहे हो कि कब तक तुम अपनी बचा सकते हो, क्योंकि भैया एक बार तुम्हारे देश पे गोले गिरने शुरू हो गए ना तो तुम तो बचा भी नहीं पाओगे। तुम्हारे पास तो ढंग के बंकर भी नहीं है। मरियम और आसिम मुनीर ने तो पहले ही ऑक्यूपाई कर रखा पुराना वाला बंकर, और उसके ऊपर से सऊदी ने इनका फाइनेंशियल सपोर्ट छीन लिया। यूएई कह रहा है कि भाई 2 महीने में तुम हमारे सारे पैसे लौटाओ। IMF का कोई बेल आउट आ नहीं रहा है। और गाजा वाला जो इनका प्लान था कि वहाँ पे सोल्जर्स भेजेंगे, भाई वो भी स्टॉल पड़ा है, क्योंकि अफगानिस्तान इनको ठोक रहा है ना, ऊपर से इधर से इंडिया की तरफ से इनको खतरा बना हुआ है। और दोस्तों इसके अलावा ना मजे की बात ये बताता हूँ कि जरदारी का ना कुछ दिन पहले स्टेटमेंट आया, जिसमें जरदारी ये बोल रहा था कि भैया हम चाहते हैं कि इंडिया से ना हमारे टर्म्स अच्छे हो। ये एग्जैक्टली वही डॉक्ट्रिन है कि भैया हर बार बात करो, थोड़े टाइम तक स्टॉल करो, फिर उसके बाद इनकी पीठ में खंजर भोंकेंगे। तो इस बार इंडिया इस बुलशिट को बाय ही नहीं कर रहा है। और दोस्तों पाकिस्तान का डर केवल यही नहीं है, पाकिस्तान को डर इस चीज से भी लगा हुआ है कि भैया इंडिया और कनाडा की ना एक डील हुई है जिसमें इंडिया कनाडा से यूरेनियम लेने वाला है। तो पाकिस्तान ने बाकायदा एक स्टेटमेंट निकाल करके, बाकायदा पूरी स्टेटमेंट निकाली है और उसके बाद डर जाहिर किया है कि भैया प्लीज ऐसा मत करो, यूएसए प्लीज इनको ऐसे करने से रोको, हमारी बहुत फटी पड़ी है। पाकिस्तान लिटरली गिड़गिड़ा रहा है कि भैया यूरेनियम आप कनाडा कैसे दे सकते हो इंडिया को, अगर आपने दे दिया तो ये तो हमारी मार लेंगे। अरे यार पाकिस्तानियों, मार तो हम वैसे भी रहे हैं ना तुम्हारी, और हम नहीं मार रहे तो अफगान मार लेते हैं तुम्हारी, और अफगान भी नहीं मारते तो ईरानी तो बैठे ही हैं अभी। अभी देखो अभी तो ईरानियों ने बजाना शुरू नहीं किया, जब वो बजाएंगे ना तो तुम्हारा ऐसा बैंड बजने वाला है ना कि तुम बाजा बजा नहीं पाओगे, उसके बाद ऐसी बजेगी तुम्हारी। और इसी वजह से ना पाकिस्तान थोड़ी कंफ्यूज स्टेट में है कि भाई हम इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट शुरू करें या ना करें, अफगान के साथ किस लेवल तक इस कॉन्फ्लिक्ट को पुश करें, और ईरान के साथ अपने आप को कैसे बचाएं, फिर ऊपर से सऊदी का प्रेशर। लेकिन वहीं पे सबसे बढ़िया गेम खेला है इंडिया ने, क्योंकि इंडिया ने पूरा न्यूट्रल स्टैंस रखा है, ईरान से भी बना रखी है,
अमेरिका से भी बना रखे, इजराइल से भी बना रखे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े इंडिकेशन ये भी दिए हैं कि वी आर टिल्टिंग टूवर्ड्स इजराइल दिस टाइम, वी आर नॉट क्लियरली सपोर्टिंग ईरान, ये बात तो पक्की है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो इंडिया छोटे छोटे कदम रख रहा है ना, कभी सऊदी से बात कर रहा है, कभी यूएई से बात कर रहा है, कभी किसी से बात कर रहा है, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा भूचाल लेकर के आ रहे हैं। और आपको अगर नहीं पता ना, और आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान के सामने इतने सारे जो संकट आ रहे हैं कैसे पैदा हो रहे हैं एकदम से, तो सोच लो दोस्तों, आप ना बहुत कुछ मिस कर रहे हो। डॉट्स को ना कनेक्ट करना शुरू कर दो। दोस्तों लास्ट में जाते जाते आप लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या अब सिचुएशन ऐसी आ गई कि पाकिस्तान बिल्कुल मजबूर हो गया है सऊदी अपने ट्रुप्स भेजने के लिए? सऊदी के डिफेंस पैक्ट को बहुत ज़्यादा सऊदी एक्सप्लॉइट करने वाला है और पाकिस्तान को निचोड़ने वाला है। आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट्स में जवाब देना दोस्तों बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।